91.2 FM वक्त की आवाज पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी सुजाता को। और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में है मिस्टर प्रशांत सीता रामचंद्र सावंत जी। सर, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुजाता जी ने अभी ही मेरी पहचान करके दी है। मैं प्रशांत और मैं बिलोंग करता हूँ मुंबई महाराष्ट्र से, और लास्ट 30 सालों से मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी संवर्धन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। किसानों को मधुमक्खी पालन सिखाना ये मेरी हॉबी है। मैं जाके मधुमक्खी पालन सिखाता हूँ, वो दो चीजों के लिए। एक तो है कि अगर हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो हमारा खेतों का विकास दुगुना तिगुना 21 गुने तक बढ़ जाता है। साथ में हमारे ऐसे काफी सारे भाई हैं जिनके पास खेती नहीं है, वो मधुमक्खी लेके मधु का व्यापार अच्छी तरह से कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में हमारे पूरे भारतवर्ष में मधुमक्खी पालन के लिए काफी अच्छा एक माहौल बनते जा रहा है, क्योंकि दुनिया में अभी मधु की डिमांड काफी सारी बढ़ रही है तथा हमारी जो लोक संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारा उत्पाद जो है, खेतों का उत्पाद, वो दुगुना तिगुना हमें करना है। वो कोई केमिकल से नहीं होगा, वो खेतों में परपरागी भवन करके ही होगा, और परपरागी भवन करने की जो क्षमता है वो मधुमक्खी में है। तो मुझे लगता है सभी ने मधुमक्खी पालन हमें करना चाहिए और हमारा खेतों का विकास करना चाहिए। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, चाहे मेरे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं कि मधुमक्खी परिवार का उचित रखरखाव और उनका प्रबंधन कैसे करें। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मधुमक्खी को बोलने के बाद ही हमें डर लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि मधुमक्खी काटती है और कुछ लोग बोलते हैं मधुमक्खी काटने से मृत्यु भी हो जाती है, काफी सारे लोग मरे हुए भी है। मधुमक्खी की काफी सारी प्रजातियां हैं। वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया भर में 45,000 से ऊपर जाति और उपजातियां हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में 5 मुख्य जातियां हैं, जिनमें से कुछ जातियां हम पाल सकते हैं। जैसे कि हम भेड़ बकरी या गाय हम पालते हैं हमारे यहाँ पे, वैसे ही मधुमक्खी पालन आज भारतवर्ष में पूरी जगह पे हो रहा है। और मधुमक्खी को अगर आपने ट्रेनिंग ले लिया, प्रॉपर उचित ट्रेनिंग ले लिया, तो आपको मधुमक्खी को अच्छी तरह से हैंडल करना आपको आ सकता है। तो मैं ये कहूंगा, जब आपको मधुमक्खी पालन करना है तो आपको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। कम से कम आपने अपने लाइफ में 5 पूरे दिन आपको मधुमक्खी को देना है। अच्छी तरह से मधुमक्खी को समझ लेना है। उसके बाद आपको ना डर लगेगा और आपका प्यार और मोहब्बत मधुमक्खी के साथ हो जाएगी, और मधुमक्खी को आप अपने खेतों में या अपने जंगल में आप रख सकते हो, वहां का उत्पाद बढ़ा सकते हो, साथ में मधु और अन्य बाय प्रोडक्ट जो होते हैं वो कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मधुमक्खी पालन सीखना ये बहुत बड़ी हमारी आज की जरूरत है। जी जी सर, लेकिन अब अभी आपने ट्रेनिंग की बात की कि मधुमक्खी पालन सीखना जरूरी है, तो मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण कहाँ से लिया जाए बेहतर होगा। बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। देखिए किसान भाइयों, हमारे यहाँ पे हमारे काफी सारे अलग अलग गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है। जैसे कि हमारे तहसील लेवल के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र होता है। वहां पे भी आपको ये मधुमक्खी पालन की अच्छी तरह से आपको जानकारी मिल सकती है, अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जैसे कि बरेली केवीके अच्छी तरह से मधुमक्खी पालन के ऊपर ट्रेनिंग आज भी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि किसान भाई अगर केवीके में जाए तो उनको वहां पे उचित मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग आपको मिल सकता है। साथ में अगर देखा जाए तो खादी ग्राम उद्योग जो हमारा पूरे भारतवर्ष में हर एक जगह पे है, तो वो भी मधुमक्खी पालन के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। साथ में आत्मा करके एक स्कीम चल रही है फिलहाल, वहां पे भी आपको मधुमक्खी पालन सिखाया जाएगा। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन अंतर्गत नेशनल बी बोर्ड है, वो अपने अपने अलग अलग जिलाओं में मधुमक्खी पालन के ऊपर फ्री सेमिनार भी लेते हैं। मुझे बताने के लिए काफी हर्ष होगा कि अभी अभी हमारे उत्तराखंड में मैं हल्द्वानी में अभी आया था, और वहां पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। काफी सारे हमारे भारत के काफी सारे किसान वहां पे आए थे, बरेली से भी काफी सारे किसान थे, और उन्होंने मधुमक्खी पालन के ऊपर काफी अच्छी जानकारी 2 दिनों में ली। तो अलग अलग जगह पे ये मधुमक्खी पालन हो सकता है। बस आपको हमारी उस संस्थाओं की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ हमें जाना चाहिए। या और कोई संस्था है, जैसे मेरी भी संस्था है, मैं 30 सालों से मधुमक्खी पालन सिखा रहा हूँ। तो जो संस्थाएं रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास में, वो संस्थाएं भी आपको मधुमक्खी पालन अच्छी तरह से सिखा सकती है। हाँ सर, लेकिन जब श्रोता या आम व्यक्ति अगर ये जानते हैं कि इसके लिए बहुत बड़े बड़े केंद्र है, वहां पर मधुमक्खी पालन सिखाया जाता है, तो उनके जहन में आता है कि खर्चा बहुत लगेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मधुमक्खी पालन में कितना खर्चा आता है।
एजुकेशन के बारे में अगर देखा जाए, यानी प्रशिक्षण अगर हमें लेना है तो काफी कम खर्चा आता है, या फिर कुछ जगह पे हमें फ्री में भी ट्रेनिंग मिल सकती है। डिपेंड ऑन गवर्नमेंट के पास कौन से प्रोजेक्ट है। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको 2 तरह के व्यापार आप दुनिया में मधुमक्खी को लेके कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि खेतों का विकास या जंगल का विकास मधुमक्खी को ध्यान में रख के करना ये अलग सा बिजनेस है, और साथ में मधु संकलन करना ये अलग सा बिजनेस है। अगर खेतों का विकास मुझे करना है तो मेरा जो भी खेत है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, या जो भी बीघा जमीन है, उसमें हम मधुमक्खी पालन अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन उसमें मधु का व्यापार कितना होगा ये हम कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी तकनीकी व्यक्ति आपको अभी बता नहीं सकता है, क्योंकि मधु जो है वो फूलों में नहीं होता है। फूलों में कुछ उसके अंश होते हैं। उस मधुमक्खी के लिए वो फूल होने चाहिए, वहां से वो पराग या मकरंद लाएगी, उसके बाद उसका मधु में कन्वर्जन होगा। तो हमारा पूरा काम ये एनवायरमेंट के ऊपर है, पूरा काम निसर्ग के ऊपर बना हुआ है। तो इसके लिए खेतों का विकास पक्का जरूर होगा। आपका उत्पाद दुगुना, तिगुना, 21 गुने तक बढ़ सकता है, लेकिन वहां पे मधु कितना मिलेगा वो हम नहीं बता सकते। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे किसानों को पूरे साल में खाने के लिए घर में आपको अच्छी तरह से मधु मिल सकता है। हाँ, अगर मेरे कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि जिनकी जमीनें काफी कम है, उनको कुछ ना कुछ तो नौकरी के लिए कहीं ना कहीं पे जाना पड़ रहा है, या कुछ हमारे ऐसे युवा है कि जो अभी फिलहाल नौकरी के हिसाब से कहीं लंबे दूरी तक जाते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे युवाओं ने मधुमक्खी पालन की तरफ आना चाहिए। मधुमक्खी के बक्से लेके आप अलग अलग राज्यों में जा सकते हो। अलग अलग राज्यों की सरकारें आपको आमंत्रित करती है कि आप आपके मधुमक्खी के बक्से लेके हमारे राज्यों में आओ, क्योंकि अगर मेरे राज्यों में आप आओगे तो हमारे किसानों का भला होगा, वहां का उत्पाद बढ़ेगा और आपको मधु भी मिलेगा। तो ऐसे माइग्रेटरी बीकीपिंग या स्थलांतरित मधुमक्खी पालन जिसे कहा जाता है, वो कोई भी कर सकता है। देखिए, किसान अगर है तो उनको कम से कम 1 एकड़ में 6 बक्सों की जरूरत है पॉलिनेशन के लिए, यानी पर परागीभवन के लिए। खेतों का उत्पाद बढ़ाना है या जंगल का उत्पाद बढ़ाना है तो 6 बक्सों की आपको जरूरत होती है। तो 6 बक्से जो होते हैं वो आपको देखा जाए तो मार्केट से आपको 2000-3000 से लेके 5-7 हजार रुपए तक मिल जाता है। जैसे कि गाय बकरी की भी क्वालिटी होती है, वो पहले बच्चे वाली है, दूसरे बच्चे वाली, उस तरह से उसकी कीमत लग जाती है। वैसे मधुमक्खी के बारे में भी होता है, तो उसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 से लेके 7,000 रुपए तक आज भारतवर्ष में दी जाती है। तो आपको 6 बक्से लगेंगे पर परागीभवन के लिए, यानी खेतों का उत्पाद बढ़ाने के लिए। साथ में अगर मुझे मधु संकलन करना है, मेरी जमीन नहीं है लेकिन मुझे घूमना है और मुझे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, लद्दाख इन राज्यों में जाके मधु संकलन करना है, तो मुझे कम से कम 100 बक्सों का एक यूनिट बनाने की जरूरत है। सर अभी आपने बिल्कुल क्यों बनाना है? क्योंकि देखिए, ये स्थलांतरित है। मैं कोई एक छोटी गाड़ी में या छोटा हाथी में अगर मैं 1 बक्सा डालूं या 100 बक्से डालूं, मुझे रेंट तो उतना ही देना पड़ेगा। तो ये माइग्रेटरी बीकिंग होने के कारण मुझे कम से कम 100 बक्सा लेके अगर मैं घूमूंगा तो मुझे अच्छी तरह से उसमें से आमदनी आ सकती है, और 3 साल के अंदर हमारा जो युवा है, हमारा जो किसान है, वो अच्छी तरह से मधु संकलन के बारे में खड़ा हो सकता है। जी सर, अभी आपने मधुमक्खी प्रजाति के बारे में बात की कि अलग अलग प्रजाति होती है मधुमक्खी की, तो सबसे अच्छी प्रजाति मधुमक्खी की कौन सी होगी? हाँ, सभी मधुमक्खियां अच्छी होती है, लेकिन कुछ मधुमक्खियां हम पाल सकते हैं, कुछ मधुमक्खियों को पाला नहीं जाता है। देखिए, हमारे भारतवर्ष में 5 मुख्य प्रजातियां हमें दिखती है, जो आप सभी देखते हैं। शायद उनके नाम आपकी जगह पे कुछ अलग रहेंगे। हम देखते हैं कि कहीं बड़ी पहाड़ी के ऊपर या बड़े पेड़ के ऊपर या बड़े पानी की टंकी के ऊपर बड़ा छत्ता हमें दिखता है, जो ओपन में होता है। बहुत बड़ी मक्खियां होती है, उसे कहते हैं हिंदी में भोर मक्खी। ये भोर मक्खी जो होती है, इसे डोरसाटा या रॉक बी भी कहा जाता है। रॉक यानी पत्थर को लगने वाली मधुमक्खी। तो ये रॉक बी के नाम से पूरे दुनिया भर में मशहूर है, या उसे डोरसाटा भी कहा जाता है। ये मक्खी पालतू मधुमक्खी नहीं है, लेकिन वो मधुमक्खी वहां पे अच्छा सा अपना मधु संकलन करती है। उसकी फ्लाइंग रेंज, यानी जाके पूरे उस इलाके में जाके घूम के आने की फ्लाइंग रेंज अच्छी होने के कारण उसका मधु संकलन भी काफी अच्छा होता है, लेकिन उसको पाला नहीं जा सकता है। लेकिन हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं, कुछ समाज के लोग इसका मधु संकलन भी अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन वो मधु संकलन देखा जाए तो वो जला के करते हैं। तो इसके लिए भी हमने अच्छी तरह से साइंटिफिक मेथड हमने यूज की है, जिसमें छत्ते को बिना तोड़े हुए, मधुमक्खी को बिना मारे हुए आप मधु संकलन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा काम हो रहा है। अमरावती डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 90,000 किलो शहद 3 महीनों में संकलन होकर जापान के लिए भी जा रहा है। तो ये रहा भोर मक्खी के बारे में या डोरसाटा के बारे में। दूसरी मधुमक्खी है जो हमारे भारत में पाई जाती है, उसे भारतीय मधुमक्खी कहा जाता है। भारत का अगर नक्शा देखें तो 3 पार्ट में अगर हम इसे डिवाइड करें, उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत, तो तीनों जगह पे इसकी जो साइज है वो साइज में अलग अलग बदलाव देखे जाते हैं। ये भारतीय मधुमक्खी को एपिस सिराना इंडिका कहा जाता है।
ये मधुमक्खी हम अच्छी तरह से पाल भी सकते हैं। शायद हमारे किसान भाइयों ने देखा होगा नीले कलर के या हरे कलर के छोटे छोटे बक्से होते हैं जिसमें ये मधुमक्खी पाली जा सकती है। हम हमारे बक्से हमारे आंगन में या हमारे खेतों में या हमारे जंगल में रख के इससे मधु संकलन कर सकते हैं। बस लेकिन इसे अच्छी तरह से समझने की हमें जरूरत है। तो हम इसको पहले तो जान ले मधुमक्खी पालन, इसके बाद इसका हमें रख रखाव अच्छी तरह से आ सकता है और इससे हम मधु संकलन कर सकते हैं। तीसरी प्रजाति जो है उसे कहा जाता है स्टिंगलेस बीज। स्टिंगलेस बीज यानी दुनिया की एकमेव ये मधुमक्खी है जो डंक नहीं करती है। इसको डंक नहीं होता है, बट आपने देखा होगा छोटा सा फूल होता है उसमें से ये मधुमक्खी आती या फिर जिसे डांबर मधुमक्खी भी कहा जाता है। इसके अगर मोम जो देखा जाए अगर हाथ को लगा तो तुरंत नहीं निकलता, डांबर जैसे चिपक जाता है हमारे हाथों में वैसे वो चिपक जाएगा। लेकिन ये मधुमक्खी बहुत ही छोटी सी होती है और ये मधुमक्खी अलग अलग छोटे छोटे फूलों के ऊपर काम करती है और अच्छा मधु संकलन करती है। लेकिन इसका मधु संकलन काफी कम होने के कारण इसको पाला नहीं जाता है और इसके लिए ये भी दुर्लक्षित करके देखा जा रहा है हमारे यहाँ पे। चौथी जो मधुमक्खी है हमारे यहाँ पे ये है फ्लोरिया। फ्लोरिया मधुमक्खी यानी फ्लोरी मधुमक्खी भी इसे हम कहते हैं। जैसे कि फूल खिल गए ये मधुमक्खी आके कहीं झाड़ी में छोटी झाड़ी में बैठ जाती है। ओपन में इसका छत्ता होता है, छोटा सा होता है जैसे कि हमने डोरसाटा का देखा है बड़ा, लेकिन ये छोटा होता है। ये भी मधुमक्खी अच्छे फूलों के ऊपर परागीभवन करती है, साथ में मधु भी संकलन इससे अच्छी तरह से होता है। लेकिन ये भी ओपन में रहने की इसकी मानसिकता होने के कारण इसको पाला जा नहीं सकता है। और पांचवी मधुमक्खी है जिसे हम कहते हैं एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा ये मधुमक्खी हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में कम से कम 1940 के आसपास हमने लाई प्रयोग करने के लिए, जहाँ पे हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा के किसान इनको लेके काम कर रहे थे। लाने का मकसद ये था कि परागीभवन करे, खेतों का उत्पाद बढ़ा है। लेकिन वहां पे ये देखा गया कि खेतों का उत्पाद तो बढ़ रहा है, साथ में मधु भी अच्छी तरह से दे रही है। इसलिए मध्य भारत से लेकर उत्तर राज्यों में इसका अच्छी तरह से अभी फिलहाल प्रचार और प्रसार हो चुका है और काफी सारे हमारे किसान भाई इसका मधुमक्खी पालन करते हैं। अगर हमारे के युवा या कोई किसान भाइयों को मधुमक्खी पालन करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको एपिस मेलिफेरा को लेके मधुमक्खी पालन करने की काफी बहुत अच्छी जरूरत होती है और आप अच्छी तरह से उसमें से आमदनी आप पा सकते हो। तो ये हमारी हुई भारत में मिलने वाली 5 मधुमक्खियां। जी सर, लेकिन अगला सवाल हमारा ये है कि अगर किसान मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो कितने रुपए से वो शुरुआत कर सकता है? जी हाँ। देखिए, अगर मैं बोलूं किसान, अगर मैंने फिर से मैं वही दोहराऊंगा कि 2 तरह के व्यापार है। एक तो खेतों का या जंगल का विकास करना, इसलिए 1 एकड़ में आपको 6 बक्से की फिलहाल हमारे भारतवर्ष में जरूरत है पॉलिनेशन परागीभवन के लिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा आपको कि 2000 रुपए से लेकर 7000 रुपए तक हमारे पास बक्से मिलते हैं। तो आपको आपके नजदीक के यहाँ पे कोई भी बी कीपर रहेगा, मधुमक्खी पालक रहेगा, तो उसके पास से आप अच्छे क्वालिटी के ये ट्रेनिंग के बाद ही आपको पता चलेगी कि अच्छी क्वालिटी क्या होती है, कैसे परचेज करना चाहिए, कौन सी मधुमक्खी लेनी चाहिए। तो आप वहां पे उसके साथ बोल के 2-3 हजार का या 5000 तक का अच्छा सा बक्सा आप ले सकते हो। तो 5000 का बक्सा हुआ तो 5-6 बक्सों की कीमत आप लगा दो कितनी होती है। साथ में आपको जाली एक मिलती है जो मुंह के ऊपर आपको डालनी पड़ती है कि मधुमक्खी मुंह के ऊपर न काटे, तो वो आपको लेना पड़ता है। वो उसकी कीमत तो 150 रुपए के आसपास आपको लग जाती है। एक तो होता है आपको हाई टूल कहा जाता है कि जो फ्रेमें होती है, आपने देखा होगा एक बक्सा होता है, बक्सा के अंदर फ्रेमें होती है जी, उसको निकालने के लिए हाई टूल लगता है, तो वो भी 100 के आसपास आपको मिल जाएगा। और उतना भी आपके हाथ में रहा और आपका अच्छा ट्रेनिंग अगर रहा, आपके साथ अच्छा गुरु रहा, तो आप ये मधुमक्खी पालन इतने रुपए में आप अच्छी तरह से कर सकते हो जी। और अगर आपको 100 बक्से लेने हैं तो फिर आपको उस तरह से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप में उसमें काफी सारी बातें होती है कि आप जहाँ पे जाओगे वहाँ पे आपका रहना खाना आपको जोड़ना है। रहना खाना यानी आप जब जंगल में रहते हो वहाँ कहीं पे भी आपको मकान तो नहीं बांध सकते, तो हम लोग टेंट पे रहते हैं, तंबू में रहते हैं, वहाँ पे आपको रहना है, हाथ से खाना पकाना है, खाना है और आपका भी उसमें आमदनी जो भी है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से हमारे युवा और किसान काम करते हैं तो 100 बक्सों को लेके वो काफी अच्छी तरह से 3 साल के अंदर मधु संकलन में अच्छी तरह से खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल सर। साथ में मुझे बताने के लिए ये भी हर्ष होगा कि अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स आजकल चल रही हैं और वहां पे अलग अलग स्कीमें आ रही है। जैसे कि आत्मा से आपको कुछ मधुमक्खी पालन के ऊपर आपको सब्सिडी मिलती है ट्रेनिंग के बारे में। नेशनल बी बोर्ड जो है वहां से आपको ट्रेनिंग के लिए फ्री में आपको दिया जाता है। खादी ग्रामोद्योग से आपको इसके लिए आपको अगर आपका ये बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए भी आपको अच्छी तरह से सब्सिडी मिल रही है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको आपके नजदीक के जो किसान भाई जो है वो केवी के में कृषि विज्ञान केंद्र में जाके या वहाँ का जो हमारा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी रहेगा वहाँ पे खादी ग्रामोद्योग का, उनको जाके ये पूरी जानकारी आपको गवर्नमेंट की जहाँ जहाँ पे स्कीमें चल रही है वो फायदा आप सभी उठा सकते हैं। बिल्कुल सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मधुमक्खी पालन करने के बाद शहद की देखभाल कैसे करनी चाहिए?
बहुत ही अच्छा सवाल आपका रहा कि देखिए आज मैं ऐसे कहूंगा कि आज भारत में हनी नहीं मिल रहा है, हानि मिल रहा है। लोग जो आज कंपनियां बेच रही है वो बना हनी बना के बेच रही है, शहद बना के बेच रही है। किसान जो होता है, मधुमक्खी पालक जो होता है, वो खुद मधुमक्खी पालता है, उसमें से मधु निकालता है। बस निकालने का जो टेक्निक है, निकालने का जो तरीका है, वो अगर आपका सही रहा तो उस मधु को आप अच्छी तरह से उसको रख सकते हो, वो कभी भी खराब नहीं होगा। कहाँ पे रखें, तो आपको ये जो मधु जब छत्ते से निकल आता है तो उसे आपको फूड ग्रेड कंटेनर, आपने देखे होंगे, आप हम जो घरों के लिए जो कलर लगाते हैं उसके लिए जो बड़े बड़े डब्बे मिलते हैं 20-20 लीटर के फूड ग्रेड के जो डब्बे होते हैं व्हाइट कलर के, वैसे डब्बे मार्केट में मिलते हैं। तो फूड ग्रेड के डब्बे आपको मिल जाएगा अराउंड, मुझे लगता है कि 160-180 के आसपास। वो आप डब्बा लेके आओ, उसमें आप कम से कम नहीं बोले तो भी 25 से लेके 28 किलो तक हनी शहद आप उसमें भर के रख सकते हो। एक बार उसमें आपने शहद छान के भर दिया, उसका ढक्कन लगा दिया, तो कभी भी ये हनी खराब नहीं होगा। बस निकालने की जो आपका तरीका है वो सही होना चाहिए। परिपक्व मधु आपको अपने मधु को जो कोश है उसमें से आपको निकालना चाहिए। आपने आधा कच्चा काम किया, आधा कच्चा शहद निकाला, मधुमक्खी को पूरा काम करने के लिए नहीं दिया, तो वो मधु जो है वो खराब हो सकता है, वो फर्मेंटेड हो सकता है, वो खट्टापन उसमें आ जाएगा और शहद खराब हो जाएगा। तो आप निकालने का आपका तरीका सही होना चाहिए और फूड ग्रेड कंटेनर या कांच या प्योर स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में आप अच्छी तरह से मधु को आप रख सकते हो, वो कभी भी खराब नहीं होगा। एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे किसान थोड़ा सा बाहर की तरफ जाते हैं। आप सभी को पता है कि हम घर में तेल यूज करते हैं, तो 15 लीटर का जो डब्बा टीन आता है, उस टीन के अंदर हम शहद भर के रखते हैं। और मधु ऐसी चीज है कि जिसमें आप रखोगे वो चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उसमें वो चीज के अंश आ जाते हैं। तो बहुत बार यही हुआ है कि टीन के डब्बे में जो भी लोहा होता है, जो वो हमारे जब हम टेस्ट करते हैं मधु तो उसमें आ जाता है, वो हनी जो है वो खाने लायक नहीं रहता है, एक्सपोर्ट के लायक नहीं रहता है। तो आप कृपया ये ध्यान में रखें कि वो जो टीन का डब्बा है तेल का, उसमें मधु आपको जमा करके नहीं रखना है। आपको फूड ग्रेड कंटेनर यूज करना है जो आपको बार बार यूज हो सकता है, वो कभी भी उसमें मधु खराब नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल सर, हमारे किसान अगर रोजगार करना चाहते हैं शहद को लेकर, तो एक आम व्यक्ति कितना बक्सा लेकर रोजगार कर सकता है? जी हाँ, मैंने अभी शुरुआत में भी कहा कि कम से कम रोजगार यानी मधु संकलन का अगर व्यापार करना है तो मुझे कम से कम 100 बक्से होने चाहिए। मैं अकेला और मेरे 100 बक्से को लेकर मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन व्यापार की तरह से अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 300 बक्से का एक यूनिट आपके पास अगर रहा तो आप 2 लोगों का जो 2 फैमिली है, जो हमारे जो परिवार है, उनको भी आप अच्छी तरह से उनका रख रखाव कर सकते हैं, यानी उनको भी आप कुछ क्या मैं जॉब दे सकते हो, आप उनको नौकरियां दे सकते हो। तो कम से कम 100 मैक्सिमम 300 बक्से आप हैंडल कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो भारत में 1000 से लेके 800-900 1000-1200 तक के मधुमक्खी के बक्से एक बंदा संभाल रहा है, लेकिन उसके लिए उसको काफी सारा वक्त गया। 4-5 साल के बाद मधुमक्खी को अच्छी तरह से समझने के बाद उसको वो बढ़ा सकता है। तो एक जगह पे आप 100 से लेके 300 बक्से अच्छी तरह से रख सकते हैं। बस बक्से कहाँ पे रखने हैं, साइट सिलेक्शन जिसे हम कहते हैं कि कहाँ पे रखने के बाद कितना मधु मिलेगा, वहां के हमारे मधुमक्खियां कितनी अच्छी तरह से काम करेगी, मुझे आमदनी कितनी होगी, ये जो है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। या आपको कोई तो गुरु मिलना चाहिए जो आपको इस तरह से लेके पूरे भारतवर्ष में घूमे, आपको बताए। ये अगर काम होता है तो मुझे लगता है 3 साल के अंदर हमारा कोई भी किसान, हमारा कोई भी युवा इस क्षेत्र में अच्छी तरह से खड़ा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि मधुमक्खी पालन करने का सही तरीका क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।